वालेकुम, आप लोग को आवाज आ रही है?
वालेकुम, आप लोग को आवाज आ रही है? यस मैम। अच्छा, जो आपका मिड टर्म टेस्ट होगा उसमें एमसीक्यूज होंगे, मोस्ट प्रोबेबली 25 एमसीक्यूज होंगे, और हर एमसीक्यू का अगर 25 हुए तो 2 नंबर होंगे। और अगर पूछ लूंगी उनके लिए, अगर के क्योंकि मुझे यहाँ पर मिस मुकद्दस शायद थी, उन्होंने कहा 40 या 50 मार्क्स का होना चाहिए। अगर तो ये है कि रूल है कि 40 to 50 मार्क्स का होना चाहिए, तो फिर तो 2 नंबर का होगा एमसीक्यू, वरना 1 नंबर का होगा। 25 होंगे या मैक्सिमम 30 होंगे। और अगर 25 होंगे तो 35 मिनट्स होंगे आपके पास, और अगर 30 होंगे तो 40 मिनट्स हो जाएंगे, 10 मिनट्स एक्स्ट्रा होंगे। और दूसरा ये कि आपका जो कोर्स है वो इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स तक उसमें इंक्लूडेड। कोई क्वेश्चन है इस पर? फिर पूछना कोई बात। कुछ स्टूडेंट्स थे वो विलिंग थे कि जी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी रखे जाए, लेकिन अगर हैं कोई इस तरह तो फिर तो यही है कि 25 मार्क्स के एमसीक्यूज हो जाएंगे, और 25 मार्क्स के या 40 बनाने के लिए 15 मार्क्स के एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 2-3 हो जाएंगे। लेकिन मेरे अब, क्योंकि बहुत सारे ये भी कह रहे थे कि एमसीक्यूज रखें, तो फिर एमसीक्यूज मैंने इस दफा रखे हैं। लेकिन अगले जो टेस्ट होंगे दो, एक तो ये कीमोथेरेपी जिसमें एंटीबायोटिक्स एंटी कैंसर ड्रग्स होंगी, और दूसरा जो होगा ये जो अभी तक पढ़ लिया है एंटी वायरल थेरेपीज और ड्रग्स जो है, और ये एंटी प्रोटोजोल जो आज पढ़ेंगे, और इसके अलावा एक और एंटी फंगल ड्रग्स। ये तीन फिर हम कोई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का या छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का रख लेंगे, या असाइनमेंट टाइप रख लेंगे, या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का टेस्ट रख लेंगे। ठीक है? ओके मैम, ठीक है। अभी सिर्फ आपके एमसीक्यूज हैं, और 25 तो होंगे ही होंगे। उससे थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, 30 हो जाए, या एक एमसीक्यू के 2 नंबर हो जाए, क्योंकि मैं कंफर्म दोबारा से कर लूंगी कि ये रिस्ट्रिक्शन है कि 50 या 40 मार्क्स का होगा, तो फिर मुझे एमसीक्यूज के मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे। अच्छा, ये एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स पढ़ेंगे, इसमें एंटी मलेरियल ड्रग्स जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ये टॉपिक एंटी मलेरियल ड्रग्स ही इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, लेकिन क्योंकि आप लोग के मैंने कहा था अभी सेंडअप्स ये मिड टर्म एग्जाम्स होंगे, तो इसकी वजह से मैंने वो जो लास्ट एंटीबायोटिक्स है जिनमें अमाइनोग्लाइकोसाइड्स टेट्रासाइक्लिन पेंसिलिन, वो थोड़ा मैं इससे आगे बाद में पढ़ाऊंगी जब आप सेंडअप से फारे ये जो एम क्या ये आपको हो रहा है मिड टर्म से फारे हो जाएंगे। और उसको जरूर साथ ही साथ कीजिएगा, क्योंकि जो फाइनल एग्जाम आएगा उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, प्रोटोजोआ जो मलेरिया का प्रोटोजोआ है, मलेरिया के जो है उसमें उसका नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। एक ये है, 4 तरह के पैरस इसमें प्रोटोजोन है, जो 4 तरह के प्रोटोजोआ। उसमें जो मलेरिया के उसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम ओबेल और प्लाज्मोडियम मलेरियाe, ये 4 हैं जो कि मलेरिया कॉज करते हैं। और ये चारों जो इनका वेक्टर है वो मॉस्किटो है, मॉस्किटो एज अ वेक्टर। ये प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम या विवेक्स या ओएल कहते हैं, या मलेरिया, ये 4 जो टाइप्स हैं, इनको ये जो 4 प्लाज्मोडियम हैं, इनको जाकर बाइट करता है ह्यूमन बीइंग को, और फिर उसकी बॉडी में ये एंटर करवा देता है। जो मॉस्किटो है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, खास फीमेल मॉस्किटो है जो कि ये कॉज करती है मलेरिया। ठीक है? और जो है इसके अंदर ये वेक्टर के तौर पर एक्ट कर रहा है, यानी ये जो पैरासाइट है प्रोटोजोआ है उसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है उसके अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो ये अब हम सारी वो ड्रग्स पढ़ रहे हैं जो एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स है। इसमें मलेरिया भी है, उसके अलावा एमीबिएसिस, जीआईटी डिस्टर्बेंसेस काज करने के लिए मुख्तलिफ जो है इन्फेक्शंस हैं जो कि मुख्तलिफ प्रोटोजोन्स की वजह से हो रहे हैं, और एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स पढ़ रहे हैं। इसमें आगे बहुत सारी बताई हुई जार्डिया, जार्डिएसिस, एमीबिएसिस, ये इन्फेक्शन हैं, ज्यादातर ये कोलोन और स्मॉल इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन है। उसके अलावा इसमें ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस इन्फेक्शन जो फीमेल्स और मेल्स दोनों में होता है जेनिटेलिया का,
तो वो भी इसके अंदर आएगा। मलेरिया जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मलेरिया इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द ट्रांसमिसेबल parasitic disease. Over 90 million cases occur each year. ड्रग रेजिस्टेंट मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है मोस्ट कॉमनली ये ड्रग रेजिस्टेंट होता है। ये जो है इसके इसके अगेंस्ट जो ड्रग्स दी जाती है उनको रेजिस्ट कर लेते हैं। Areas of high risk for resistant parasites include Sub-Saharan Africa, Latin America, यहाँ पर ये ज़्यादातर हैं। ओशियानिया ये जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह की साइड है। साउथ ईस्ट एशिया, क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम विवेक्स इज आल्सो रिपोर्टेड। 4 तरह के प्लाज्मोडियम है, उसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम विवेक्स, ये दोनों जो है ये ज्यादातर ड्रग रेजिस्टेंट है। सबसे ज्यादा ये फैल्सीपेरम है जो ड्रग रेजिस्टेंट है। अच्छा, ये इसका साइकिल बताया हुआ है। आप लोग के स्टूडेंट्स 32 हैं इस वक्त। क्या अभी बाकी ज्वाइन करेंगे? क्योंकि अटेंडेंस ना शॉर्ट हुए, 32 स्टूडेंट्स हैं। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। सबसे पहले जो मॉस्किटो होता है उसके स्लाइवा गट के अंदर जब वो बाइट करता है तो उसके स्लाइवा के थ्रू जो मॉस्किटो से ह्यूमन बॉडी के अंदर आएंगे वो स्पोरोजॉइड्स आएंगे। इनको कहते हैं स्पोरोजॉइड्स। ब्लड वेसल्स के अंदर mosquito bite and sporozoids release into the capillaries of the human being। ये उसके स्लाइवा के थ्रू आया है, उसकी गट के अंदर था ये। अब ये जो है स्पोरोजॉइड्स ये उसके हिपेटोसाइट सेल्स जो है लिवर सेल्स उनके अंदर चला जाएगा, ह्यूमन बीइंग के ह्यूमन बॉडी में एंटर होंगे। ह्यूमन बॉडी के जो लिवर के जो आज वालेकुम सलाम, फार्मा की क्लास लेनी है वो फिर मल्टीमीडिया में आकर क्या हो रहा है? मिड चल रहे हैं। अच्छा आप लोग के उसके अंदर जो डे शीट है उसमें जो इवनिंग में डी बैच है और जो ई बैच है उनके अलग अलग क्या पेपर्स होते हैं? स्लॉट्स अलग अलग होते हैं। तो इनमें क्या दो अलग अलग पेपर बनते हैं? फिर आप लोग देख लेंगे क्यों ई वालों को क्या आ गया वही डी वालों का आ जाएगा। एक ही टाइम पे होता है। अच्छा, ये आज एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मलेरिया है। मलेरिया जो है ये लिखा है कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है जिससे मलेरिया हो रहा है, स्पेसिफिकली इससे होगा, बाकी मॉस्किटोज के काटने से नहीं होता। जैसे डेंगू के लिए भी स्पेसिफिक उसका होता है, डेंगू के लिए भी स्पेसिफिक मॉस्किटो होता है, एडी मॉस्किटो मेरे ख्याल में उसका नाम है। अच्छा, मलेरिया इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द ट्रांसमिसेबल पैरासिटिक डिजीजेस। ओवर 90 मिलियन केसेस ऑकर ईच ईयर। ड्रग रेजिस्टेंट मलेरिया ये रेजिस्ट जितनी ड्रग्स के कम्बिनेशन देते हैं, फैल्सीपेरम जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ये रेजिस्ट कर लेता है। अब जो मॉस्किटो होता है वो एज अ वेक्टर काम करता है, ठीक है। फीमेल मॉस्किटो जो है उसके गट के अंदर ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, ये 4 तरह के, मैं पहले बता दूं कि मलेरिया होते हैं। 4 तरह के प्लाज्मोडियम होते हैं जो मलेरिया काज करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका?
अच्छा, ये जो है ये 4 तरह के होते हैं, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम ओवेल, विवेक्स और मलेरिया। ये 4 तरह के होते हैं जो थ्रू मॉस्किटो, ये ह्यूमन बींग को बाइट करेगा मॉस्किटो, और उसके अंदर जो है उसके ब्लड के अंदर जहां बाइट करेगा उस जगह पे वो रिलीज कर देगा। ये बताइए वो जगहें जहां पर ये ज्यादातर रेजिस्टेंट स्टेन्स इसके होते हैं, ये पैरासाइट्स होते हैं। और आज पहले तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम को कहते थे कि वो बाकी ड्रग्स को रेजिस्ट कर देता है, इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स देना पड़ता था। लेकिन अब प्लाज्मोडियम विवेक्स जो है ये भी, इसकी भी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसके अंदर प्लाज्मोडियम विवेक्स मिला है, और वो भी क्लोरोक्वीन जो देते हैं उसके अगेंस्ट ये रेजिस्ट कर लेता है अपने आप को। ये इसका लाइफ साइकिल है। सबसे पहले मॉस्किटो जो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, उसके गट में, उसके saliva में, किसी का माइक ऑन है, अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज। अच्छा, ये फीमेल मॉस्किटो के थ्रू जो है ये गट, फीमेल मॉस्किटो जो होती है उसके गट के अंदर उसके जब वो बाइट करेगा उसके स्लाइवा में से रिलीज होता है, और रिलीज होता है जो चीज वो स्पोरोजोइड्स कहलाती है। स्पोरोजोइड्स रिलीज होंगे, स्पोरोजोइड्स जो ह्यूमन बीइंग के अंदर, उसके लिवर के अंदर हिपेटोसाइट सेल्स जो हैं उसके अंदर जाएंगे, वहां पर वो मीरोजोइड्स बन जाएंगे। पहले स्पोरोजोइड्स थे, फिर वो चेंज होकर मीरोजोइड्स बन जाते हैं। मीरोजोइड से वो लिवर सेल से निकलते हैं मीरोजोइड्स ही बन के, फिर वो कहाँ चल जाते हैं, आरबीसीज के अंदर। ये जो पाथवे जो इसका फेज है ये इसका एसेक्सुअल पाथवे है, ठीक है। यहाँ पर जब ये मॉस्किटो के अंदर दोबारा जाएंगे तो वो सेक्सुअल पाथवे होगा, उसका सेक्सुअल होगा। अब ये एरेथ्रोसाइट, ये पहले जो है ह्यूमन लिवर स्टेज थी, अब ये यहाँ से निकल गए मीरोजोइड्स, और ये क्या बन गया, अब एरेथ्रोसाइट्स पे आ गए, आरबीसीज को अफेक्ट करेंगे ह्यूमन बॉडी की। ह्यूमन ब्लड स्टेज पे आ गए जहाँ पर ह्यूमन एरेथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं, उनको अफेक्ट करेंगे। अब वहां पर ये मीरोजोइड्स बन के अंदर जाएंगे, और वहां पर एक और नए नाम ले लेंगे, शिजोइड्स। शिजोइड्स बनेंगे, और शिजोइड्स बनने के बाद दोबारा मीरोजोइड्स बनेंगे रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही, और फिर मीरोसाइट जो है वो रेड ब्लड सेल्स को बस्ट कर देंगे, उनमें रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे और बाहर निकल जाएंगे फिर से मीरोजोइड्स की फॉर्म में। यहाँ पे ये शिजोइड्स बने थे, लेकिन फिर दोबारा जब निकलने लगे तो मीरोजोइड्स बन गए। अब मीरोसाइट्स जो है वो या तो गेमिटोसाइट्स बन जाएंगे, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स में बन जाएंगे, और फिर जब मॉस्किटो दोबारा आकर बाइट कर रहा है तो वो उस इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड अंदर से निकल के, उसके ब्लड में से निकल के ये मॉस्किटो के अंदर चले गए। अब जब ये मॉस्किटो के अंदर जाएंगे तो गैमेट्स बने हुए, गैमेट्स फर्टिलाइज हो जाएंगे और एक एग oocyte के नाम से बन जाएगा। oocyte दोबारा से स्पोरोजोइड्स में चेंज हो जाएगा। अब ये वही स्पोरोजोइड है जो दोबारा किसी ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा, और वही स्पोरोजोइड दोबारा से लिवर सेल्स के अंदर है, वहां मीरोजोइड्स बने, फिर ये दोबारा निकलेंगे रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करेंगे। अच्छा, अब रेड ब्लड सेल्स को जब ये अफेक्ट कर रहे थे मीरोजोइड्स, फिर ये निकल के गेमिटोसाइट्स बना रहे थे, तो यहाँ पर ये एक रिंग ट्रोफोजोइड्स भी बनाते हैं, रिंग शेप स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं आरबीसी में। ये जो रिंग शेप स्ट्रक्चर होता है, जब हम माइक्रोस्कोप के ऊपर देखते हैं स्लाइड के पेशेंट को मलेरिया है कि नहीं है, उसका ब्लड लेते हैं, उसकी एक नाम होता है थिक एंड थिन स्मेयर स्लाइड बनती है, ये हिस्टोपैथोलॉजिस्ट बनाते हैं। वो जब स्लाइड देखते हैं तो उनको पता होता है कि ये रिंग शेप आ रही है तो ये मतलब मलेरिया का पेशेंट है, इन आरबीसी में देखते हैं। इसके आगे में हम एक हिस्टोपैथोलॉजी स्लाइड भी दी हुई है। अच्छा, the incubation period of malaria is 10 to 35 days. Female Anopheles mosquito require a blood meal for egg production. वो साइड जो बना है वो एग बना है उसका, ठीक है, जो फर्टिलाइज हुए हैं गैमेट्स मिलके, वो सेक्सुअल पाथवे था उसका, आगे से फिर सेक्सुअल स्टेज उसकी शुरू हो जाती है। During process of feeding, inject a salivary fluid containing sporozoites into humans. Since no drugs are effective against sporozoid, infection with the malaria parasite cannot be prevented. शुरू की स्टेज में जहाँ स्पोरोजोइड्स बन गए थे और ये अंदर आ गए थे और यहाँ मीरोजोइड्स बने थे, यहाँ पर कोई भी ड्रग ऐसी नहीं कि इफेक्टिव हो, तो ये इन्फेक्शन जब एंटर हो गया तो अब रोक नहीं सकती कोई ड्रग इसको। Hepatic cells
साइकिल वही जब ये मीरोजॉइड्स यहाँ पर बने हुए हैं, ये हिपैटिक जो लिवर के अंदर हो रहा है, फिर ये लिवर सेल से मीरोजॉइड्स निकल रहे हैं। Hepatic sporozoites enter the liver cells where they develop into tissue liver schizonts which form large number of merozoites. Schizonts बनेंगे और schizonts से फिर merozoites बन जाएंगे. Usually after 5 to 16 days, but sometimes after months or years are released into the circulation. Plasmodium falciparum differs in that it has no persistent hepatic cycle. इसका liver के अंदर इसका cycle भी होता है, hepatic cycle. ये वाहिद प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, डिफरेंट है बाकियों से, बाकी जो प्लाज्मोडियम्स है उनसे. ये जब बाइट करेगा मॉस्किटो तो रिलीज होगा, तो ये हिपैटिक साइकिल इसका नहीं होता. अच्छा, ये कॉम्बिनेशन में ड्रग्स देते हैं, प्रीमाक्विन एंड टेट्रासाइक्लिन. अच्छा, ये क्या कहते हैं, टिश्यू के अंदर जब शिजोंटिक साइट्स, वहीं पर जब शिजोइंट्स बन रहे होते हैं उन्हीं को ये किल कर देती है. एक्ट एट द साइट एंड आर यूज्ड फॉर रेडिकल क्योर, दैट इज एन अटैक ऑन परसिस्टिंग हिपैटिक फॉर्म्स. जहां पर ये लिवर के अंदर ही ये जो है ये 3 ड्रग्स जो है वहां पर ये इफेक्टिव है. जब ये रेडिकुलर क्योर यानी कि वो जहां पे ये लिवर के अंदर जब सेल्स थे उनके ऊपर जब मीरोजॉइड्स बन रहे थे तभी ये इफेक्टिव हो गई. दिस इज मोस्ट इफेक्टिवली अकम्पनिश्ड विद प्रीमाक्विन. प्रीमाक्विन के साथ ये देते हैं रेडिकल क्योर, ये कॉम्बिनेशन ड्रग्स हैं. Preventing the initial hepatic cycle, this is called the casual prophylaxis. इसको कैजुअल प्रोफाइलेक्सिस भी कहते हैं. इनिशियली जब वो हिपेटोसाइट जब आया है, जब स्पोरोसाइट्स तो बन चुके थे, उसके बाद ये ड्रग जो है वो इफेक्टिव होती है. प्रीमाक्विन में बी यूज सेफली. प्रोगेनाइल इज वीकली इफेक्टिव. डॉक्सीसाइक्लिन ये टेट्रासाइक्लिन है. या जब एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है. डॉक्सीसाइक्लिन में बी यूज शॉर्ट टर्म. ये 3 कॉम्बिनेशन में दे देते हैं. अब एरेथ्रोसाइट साइकिल जो आरबीसीज के अंदर था, मीरोजॉइड्स एंटर आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स वेयर दे डेवलप इनटू ब्लड शिजोन्ट्स. The merozoites which are released when the cell burst, giving rise to the features of the clinical attack. तब वो जो chills, fever जैसे symptoms होते हैं वहां पर होते हैं जब वो रिलीज हो जाते हैं merozoites. The merozoites re-enter the red cells and the cycle is repeated. कुछ तो वो रिलीज होकर गैमेटोसाइट्स बना रहे हैं, कुछ वो रिलीज होकर जो रिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं और बाकी सेल्स को भी वो बस्ट आरबीसीज को बस्ट कर देते हैं और साइकिल फिर से रिपीट होता है. ये वो सारी ड्रग्स हैं जो देते हैं, क्लोरोक्वीन, क्वीन, मेफ्लोक्वीन, हेलोफेंट्राइन, प्रोगेनाइल, पायरामेथामाइन और टेट्रासाइक्लिन. टेट्रासाइक्लिन जो है ये शिजोंटोसाइड्स यानी जहाँ शिजोइंट्स बन रहे हैं वहीं पर या स्किज़ोंटोसाइड्स भी कहते हैं, किल दिस एसेक्सुअल फॉर्म. वो जो एसेक्सुअल साइकिल था उसकी वहां पर किलिंग करती है. ये डॉक्सीसाइक्लिन इस टेट्रासाइक्लिन ग्रुप के अंदर ही है. Drugs which act at this stage in the cycle may be used for treatment of acute attacks of malaria, destruction of the erythrocytic forms. This is called the suppressive prophylaxis as it does not cure the hepatic cycle. इस वाले जो होगा इसको suppressive prophylaxis कहेंगे, यानी कि ये सिर्फ जब आरबीसीज ये एरिथ्रोसाइट्स का साइकिल पढ़ रहे हैं. ये ड्रग्स वो हैं जो जब एरेथ्रोसाइट फेज शुरू हुआ था तब ये इफेक्टिव थी. ये देखें एरेथ्रोसाइट साइकिल सिर्फ ये यहीं पर ये इफेक्टिव होंगी. लिवर के अंदर ये वाली ड्रग्स इफेक्टिव नहीं है जब हिपेटोसाइट साइकिल था उसका. इसलिए इसको कहेंगे सप्रेसिव प्रोफाइलेक्सिस. यानी ये ड्रग्स जो कॉम्बिनेशन है ये सिर्फ उस वक्त इफेक्टिव होगा जब ये उसमें देंगे ये वाली ड्रग्स. जब आरबीसीज को अफेक्ट करिए तो ये वहां पर एक्टिव होगा ये वाली ड्रग्स. Sexual forms, some merozoites differentiate into male and female gametes into the erythrocytes and can develop further on only if they are ingested by a mosquito. अगर उनको दोबारा से infected person को mosquito काटेगा तो वो फिर mosquito जो है उसके अंदर दोबारा से वो स्पोरोजॉइड्स बन जाएंगे.
ठीक है, और दोबारा से वो किसी और को जाकर अफेक्ट कर देगा। तो इस साइकिल के लिए जब वो एक वेक्टर के तौर पर काम कर रहा है, यानी एक वे है जो कि एक प्लाज्मोडियम को इंट्रोड्यूस करवा रही है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। और अगर वो ह्यूमन बॉडी जब इन्फेक्शन हो गया, प्लाज्मोडियम जा चुका, स्पोरोजॉइड्स मीरोजॉइड्स, मीरोजॉइड से दोबारा गैमेट्स बने हैं और वो शीजोन्स और मीरोजॉइड्स, मीरोजॉइड्स रिलीज हुए हैं, जब सारा साइकिल ह्यूमन बीइंग के अंदर हो जाएगा, अब जब उसको मॉस्किटो काटेगा तो फिर मॉस्किटो वही सक करेगा उसका ब्लड, और वो दोबारा से वो गैमेट्स को स्पोरोजॉइड्स बना के किसी और में इंट्रोड्यूस करवा देगा। ये सारी ड्रग्स आगे जो बताएंगे ये सेक्सुअल फॉर्म में इफेक्टिव हैं। क्विनीन, मेफ्लोक्विन, क्लोरोक्विन, आर्टिसुनेट, आर्टीमेथर, प्रीमाक्विन। प्रीमाक्विन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गैमेट्स बनना रोकती है। ठीक है, एक्ट ऑन सेक्सुअल फॉर्म्स एंड प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शन, एक से दूसरे को ट्रांसमिट करने के लिए फिर रोकती है। because the patient become non-infective and the patient because the patient becomes non-infective and the parasite fails to develop into mosquito। अब अगर ये गैमेट्स नहीं जाएंगे मॉस्किटो के अंदर तो फिर से दोबारा वो जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम कोई भी वो नहीं बनेगा, स्पोरोजॉइड्स वगैरह नहीं बनेंगे। The drugs may be selected for treatment of clinical attacks, prevention of clinical attacks और radical cure के लिए। रेडिकल जो होती है, रेडिकल क्योर वो मिक्स थेरेपी होती है जिसमें वो ड्रग्स जो है वो इफेक्टिव होंगी, जहाँ पर हेपेटोसाइट्स में भी इफेक्टिव हो और एरिथ्रोसाइट स्टेज, दोनों स्टेजेस में अगर ड्रग्स इफेक्टिव है तो वो मिक्सचर हो गया, पूरी रेडिकल क्योर कहेंगे उसे। ये वही लाइफ साइकिल बताया हुआ है, वो जरा आसान था तो इसलिए मैंने वो डाल दिया है। इसमें वही देखें, एरिथ्रोसाइट्स के अंदर एरिथ्रोसाइट साइकिल है, इसमें शीजोन्स बन रहे हैं, मीरोजॉइड्स रिलीज हो रहे हैं, गैमेट्स बन रहे हैं और फिर वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो भी अब इन्फेक्टेड हो गया और वो किसी और को जाकर बाइट कर लेगा। ये सारे जो है ड्रग्स के स्ट्रक्चर बताए हुए हैं, क्लोरोक्वीन, एमिडाक्विन, प्रीमाक्विन, हेलोफेंट्रीन, मेफ्लोक्वीन और क्विनीन। इसमें क्लोरोक्वीन सबसे ज्यादा देते हैं और एक कॉम्बिनेशन में आती है फेंसीडार जो कॉमनली यूज करते हैं। ये वो था जिसने डिस्कवर किया था कि प्लाज्मोडियम ब्लड के अंदर होते हैं। क्विनीन एज अ ये बार्क है, प्लांट है जहाँ से ये क्विनीन निकला था। एज अ सिंकोना बार्क वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूरोप फ्रॉम साउथ अमेरिका इन 1633। इट वाज यूज्ड फॉर ऑल फीवर्स अमंगेस्ट द मलेरिया। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन बताया था उसने कि प्लाज्मोडियम, ये जो प्रोफेसर था प्रोफेसर चार्ल्स लुइस, इसने बताया था कि प्लाज्मोडियम जो ये पैरासाइट है ये ब्लड के अंदर है। अच्छा, क्विनीन जो है वो सिनिनीन इज एन एल्कोलाइट ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ द साउथ अमेरिकन सिंकोना ट्री। इट बाइंड्स टू प्लाज्मोडियल डीएनए टू प्रिवेंट प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्विनीन का एक्शन पूछा जा सकता है कि डीएनए के साथ जाकर बाइंड करती है और उसको इनहिबिट करती है, जो प्लाज्मोडियम का डीएनए होता है। इट इज यूज टू ट्रीट प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया इन एरियाज, जहाँ पर क्विनीन हम प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जब ये वाला प्लाज्मोडियम एंटर होगा तो इसके लिए यूज करते हैं। माइटोनिया एंड मसल क्रैम्प्स में यूज होता है बिकॉज इट प्रोलॉन्ग्स द मसल रिफ्रैक्टरी पीरियड। माइटोनिया होता है कि जब मसल रिलैक्स ना हो और मसल क्रैम्प्स वगैरह हो तो फिर ये यूज करते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स इस ड्रग के क्या है? टिनाइटस, डिमिनिश्ड ऑडिटरी एक्विटी, हेडेक, ब्लडिड विजन, नोजिया, डायरिया। इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस लाइक प्लूराइटिस हो जाता है, आर्टिकेरिया, रैशेस, हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है अगर ये इंट्रावीनसली दे ड्रग। ये एक और ड्रग है एमोडायाक्विन। ये एमोडायाक्विन जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में देते हैं। ये समहाउ ये बेहतर ड्रग है क्योंकि इसके अगेंस्ट जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ने कम रेजिस्टेंस शो किया है। ये लो कॉस्ट है, लिमिटेड टॉक्सिसिटी है एंड इन सम एरियाज इफेक्टिवनेस अगेंस्ट क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इम्पॉर्टेंट टॉक्सिसिटीज इसकी क्या है कि ए ग्रेनुलोसाइटोसिस हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स काउंट वगैरह ज्यादा हो जाएगा, ए प्लास्टिक एनीमिया, आरबीसी सप्रेस हो जाएंगे, हिपेटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी, हैव लिमिटेड यूज बट सीरियस टॉक्सिसिटी इज रियल, इसकी जरा कम है टॉक्सिसिटी। अच्छा, ये वो रिंग शेप जब हम हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड बनाएंगे तो ये नजर आते हैं।
अब ये क्लोरोक्वीन इज कॉन्सेंट्रेटेड, वो क्विनीन था, क्लोरोक्वीन इज कॉन्सेंट्रेटेड विद थिन पैरासिटाइज्ड आरबीसीज एंड फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस विद प्लाज्मोडियम डीएनए। वही बात है कि डीएनए के साथ अपना कॉम्प्लेक्स बना रही है। It is active against the blood forms and also the granulocytes formed in the mosquito of Plasmodium vivax, Plasmodium ovale and Plasmodium malaria। ये सबके अगेंस्ट इफेक्टिव है। It is ineffective against many strains of Plasmodium falciparum except Plasmodium falciparum and also it's immature gametocytes। ये जब gametocytes बन जाएंगे उनको भी ये immature gametocytes जब Plasmodium falciparum के बनेंगे तो उसके अगेंस्ट भी इतनी इफेक्टिव नहीं है। Chloroquine is readily absorbed from GIT and is concentrated several folds in various tissues। यहाँ पर एथ्रोसाइट्स, लीवर, स्प्लीन, हार्ट, किडनी, कॉर्निया, रेटिना में होती है। the long reflex slow release from these sides, slowly ये inside से release होती है। Chloroquine is partially inactivated by metabolism and the remainder कुछ जो है metabolized होगी और कुछ unchanged form में यूरिन में release हो जाएगी। एडवर्स इफेक्ट इसके क्योंकि कॉर्निया वगैरह में और ये देखिए कॉर्निया रेटिना में ये थी इसकी कॉन्सेंट्रेशन, तो वहां पर जाकर क्या करती है, मे कॉज हेलोज अराउंड द लाइट और फोटोफोबिया। ये इस तरह होगा कि जब जैसे लाइट पड़ती है आंख में तो डिस्पर्स सा इमेज बनता है, कभी कभी कुछ लोगों को पीले पीले से स्पॉट्स नजर आते हैं येलो येलो से, तो ये जो है वो बता रहे हैं कि डिपॉजिट होती है क्लोरोक्वीन वहां पर, तो ये फोटोफोबिया हो जाता है यानी लाइट जो सेंसिटिव हो जाती है आंख अगेंस्ट लाइट। और उसके अलावा रेटिनल टॉक्सिसिटी, पिगमेंट्स वगैरह बन जाते हैं। स्कोटोमास होता है ब्लैक स्पॉट, आंख जब देखती है तो उसके साथ साथ ब्लैक स्पॉट चलना शुरू हो जाता है, ऐसे बीच में धब्बा आता है ब्लैक। डिफेक्टिव कलर विजन डिफेक्टिव हो जाएगी। एक्सट्रीम केसेस में ब्लाइंडनेस भी हो सकती है इससे जो क्लोरोक्वीन दे रहे हैं, क्योंकि ये रेटिना, कॉर्निया, किडनी वगैरह में स्टोर होती है। अदर रिएक्शंस इंक्लूड प्रूराइटिस व्हिच मे बी इंटॉलरेटेबल, शदीद किस्म की होगी उसे, हेडेक, जीआई डिस्टर्बेंसेस, प्रेसिपिटेशन ऑफ एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया इन ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स। अच्छा, पोर्फायरियाज जो होते हैं, पोर्फायरिन, ये स्किन के ऊपर इफेक्ट करेंगे। ये तो जब यूरिन और स्टूल के अंदर देखते हैं ये ज्यादा हो जाता है, ये हीमोग्लोबिन जो होती है उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। जब हीमोग्लोबिन आयरन और ऑक्सीजन को बाइंड करती है तो वहां पर पोर्फिरिन भी होती है, तो ये पोर्फिरिन पोर्फायरिया हो जाएगा, यानी कि इसकी कॉम्बिनेशन ज्यादा हो जाएगी। इसकी पिक्चर में इसके साथ लगा दूंगी। जो मेंटल डिस्टर्बेंसेस इंटरफेस विद द कार्डियक arrhythmias rhythm especially if the drug is given intravenously in high doses। इसका जो इफेक्ट है वो ये कि ये एबनॉर्मल रिदम्स कर देगी क्लोरोक्वीन जो है। लॉन्ग टर्म यूज इज एसोसिएटेड विद रिवर्सिबल ब्लीचिंग ऑफ द हेयर, कलर हेयर का खराब करेगी। पिगमेंटेशन ऑफ द हार्ड पैलेट, जो आपके हलक होता है, पैलेट जो होता है उसके आगे वाला एरिया हार्ड पैलेट कहलाता है, जो पीछे एरिया होता है वो सॉफ्ट पैलेट होता है, तो पिगमेंट्स छोटे छोटे हार्ड पैलेट पर बन जाएंगे इस ड्रग से। हेलोफेंथ्रीन जो है, एलोफेंट्रीन इज एक्टिव अगेंस्ट द एरिथ्रोसाइटिक फॉर्म ऑफ ऑल 4 प्लाज्मोडियम स्पीशीज and at the schizont stage, the schizont stage, it is used for the treatment of uncomplicated chloroquine resistant Plasmodium falciparum। यानी ये अगर uncomplicated इनके प्लाज्मोडियम्स हैं तो उनके अगेंस्ट इफेक्टिव होगी। ये सारी स्पीशीज के अगेंस्ट प्लाज्मोडियम के इफेक्टिव है, चारों जो स्पीशीज हैं। हेलोफेंट्राइन में कॉज जीआई एडवर्स इफेक्ट्स, प्रूराइटिस, वही सारे हैं। और एक इसका इफेक्ट ये कि जो एक है वो ये कि जब वो वेव बनती है ईसीजी के अंदर, हार्ट जब वेव देखते हैं तो उसमें PQRS इंटरवल्स बनते हैं, तो QT इंटरवल को ये प्रोलॉन्ग कर देगी, एरिथमियाज करती है। मेफ्लोक्विन जो है इज सिमिलर सेवरल रिस्पेक्ट्स टू क्विनीन। It is used for malaria chemoprophylaxis to treat Plasmodium falciparum and chloroquine resistant Plasmodium vivax malaria।
ये मैफ्लोक्विन, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम विवेक्स जो कि दो थे जो कि रिपोर्टेड हुए थे, जिनके अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस शो करी थी ड्रग्स। ये वाली ड्रग थोड़ी सी इनके अगेंस्ट यूज होती है, इफेक्टिव है। इट शुड बी गिवन टू पेशेंट्स विद हिपैटिक और रेनल इम्पेयरमेंट। एडवर्स इफेक्ट जीआईटी डिस्टर्बेंसेस जिसमें नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, एब्डोमिनल पेन, डायरिया एंड लॉस ऑफ एपिटाइट जिसे एनोरेक्सिया कहते हैं, ये सारी वही सबकी हैं। आप सिर्फ वो देख लिया करें कि किसके अंदर क्या चीज यूनिक चीज है। मोर रेयरली हेलुसिनेशन, सीजर्स, साइकोसिस आर ऑब्जर्व। वही जीआईटी और नर्वस सीएनएस इफेक्ट्स हैं इनके। प्रीमाक्वीन, इसके बाद दो ही है मेरे ख्याल में, दो रह गई है बस। प्रीमाक्वीन जो है acts at several stages in the development of plasmodial parasites, possibly by interfering with its mitochondrial function. ये माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर इसका इफेक्ट है। Its unique effect is to eliminate the hepatic forms of Plasmodium vivax and Plasmodium ovale after standard chloroquine therapy. उसके बाद ये प्रीमाक्वीन देंगे। प्रीमाक्वीन का फंक्शन ये होता है कि प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम विवेक्स के अगेंस्ट ये इफेक्टिव है, बट ओनली व्हेन द रिस्क ऑफ री इन्फेक्शन इज एब्सेंट। री इन्फेक्शन ना हो जाए वरना ये बहुत इफेक्टिव है। एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपिटाइट जो होता है, नोजिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, मेथामोग्लोबिनीमिया, हीमोग्लोबिन की तरह मेथोग्लोबिन भी होती है जो कि ज्यादा हो जाती है ब्लड में, and hemolytic anemia, especially in patients with genetic deficiency of erythrocyte glucose 6-phosphate dehydrogenase। अच्छा, ये क्या करता है? ये जिन पेशेंट्स के अंदर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज क्या होता है कि ये एक एंजाइम है जो आरबीसी को डिस्ट्रक्शन से और उनको टूटने से बचाता है। तो अगर ये डेफिशिएंट है तो फिर प्रीमाक्वीन की डोज को देखकर देना होगा। सब्जेक्ट शुड बी टेस्टेड। ये अब आपको एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सा एंजाइम है, ये आ सकता है कि ये एंजाइम है और पेशेंट जो है वो कौन सी ड्रग नहीं लेगा। तो प्रीमाक्वीन वो ड्रग है कि जिसकी डोज को फिर मॉनिटर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हिमोलिटिक एनीमिया करता है, यानी आरबीसी की ब्रेक डाउन करता है। सब्जेक्ट शुड बी टेस्टेड फॉर G6PD डेफिशिएंसी एंड इन दोज दैट आर डेफिशिएंट, उनको देखना है कि किन के अंदर ये G6PD देखना है ब्लड टेस्ट करके। अगर तो उसके अंदर डेफिशिएंट है, द रिस्क ऑफ हिमोलिटिक एनीमिया इज ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय गिविंग प्रीमाक्वीन इन रिड्यूस्ड डोजेस। फिर उसके बाद है प्रोगेनाइन इनहिबिट्स डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ये देखिए, ये पाबा इसको कहते हैं, पी अमाइनो बेंजोइक एसिड, एक पाथवे होता है। पाबा जो होता है बैक्टीरिया में भी होता है, इसलिए जब एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे उसमें सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक है जो इसके अगेंस्ट इफेक्टिव है। ये पैबा जो होता है ये क्या कहता है, ये डायफॉलिक एसिड और फिर टेट्राफॉलिक एसिड, फिर न्यूक्लियोटाइड प्यूरिन्स और उससे डीएनए सिंथेसिस करेगा बैक्टीरिया के अंदर। इसी तरह ये यीस्ट के अंदर भी है। अब कहते हैं कुछ की जो है वो प्लाज्मोडियम के अंदर भी होता है, या फिर ये प्लाज्मोडियम कुछ कहते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी के अंदर पैबा है उसको यूटिलाइज कर रहा है और डीएनए अपना बना रहा है। तो अब जो ये सल्फोनामाइड जो एंटीबायोटिक है वो तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट उस वक्त काम करेगी, ये आगे ड्रग हम पढ़ेंगे जो सारी एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे। उसके अलावा ये क्या करता है कि यहाँ पर इस फेज में एंटी मलेरियल ड्रग्स भी दे देते हैं। ट्राइमेथोप्राइन प्राइम जो है ये भी एक एंटीबायोटिक है, इसके साथ मिलके ये जो है इस स्टेप को रोक देगी। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था। इस एंजाइम के ऊपर इसका इफेक्ट है। जब ये एंजाइम के ऊपर इफेक्ट करेगी तो ये डीएनए सिंथेसिस को इफेक्ट कर देगी। अच्छा, फिर बताया हुआ है कि डेफिशिएंसी जब अफेक्ट करेगी तो उससे क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ विच इनहिबिट्स प्लाज्मोडियल सेल डिवीजन। डीएनए सिंथेसिस होता है तो नया सेल बनता है, ठीक है। डीएनए माइटोसिस हो जाती है, नया सेल बनता है, डीएनए की कॉपीज बनती है और नए नए सेल बनते हैं। तो वो कॉपीज डीएनए की, जब डीएनए की नई सिंथेसाइज होगा तो सेल डिवीजन को अफेक्ट कर देगी। अच्छा, फिर उसके बाद है प्राइमेथामाइन एंड
Trimethoprim, which share this mode of action, are collectively called as the antifols. ये trimethoprim जो एंटीबायोटिक है और ये एंटी मलेरियल, ये दोनों मिलके जो है इसको एंटीफॉल्स कहते हैं, collectively called. Their plasmodial action is markedly enhanced by combination with sulfonamides, क्योंकि सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक जो है ये भी ऊपर वाले पाथवे को इनहिबिट करें, तो अक्सर ये जो कम्बिनेशन में दे देते हैं. Their plasmodicidal action is markedly enhanced by combination with sulfonamides or sulfones because there is inhibition of sequential steps in folate synthesis. Pogonine must be used daily when given for prophylaxis. Its main use particularly in pregnant women with folic acid. जब ये प्रेगनेंसी में किसी को देंगे, अब यहाँ पर ये फॉलिक एसिड ही था जिसको ये आगे बनने नहीं देगी, टेट्राफॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड. तो इस अगर ये प्रेग्नेंट वुमेन में ड्रग्स दी हैं तो फिर साथ उसके टैबलेट्स दें, फॉलिक एसिड टैबलेट्स, क्योंकि फॉलिक एसिड टैबलेट्स जो होती हैं वो फीटस के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, फीटस की डेवलपमेंट के लिए. अगर फीटस की डेवलपमेंट में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो ब्रेन के अंदर हो सकते हैं, तो इसलिए फॉलिक एसिड वैसे ही देते हैं नॉर्मली प्रेगनेंसी में इनिशियल स्टेजेस पे, और फिर अगर ये ड्रग दे रहे हैं तो उसके साथ फिर जरूर देनी है. Pyrimethamine inhibits plasmodial dihydrofolate reductase. ये दोनों ड्रग्स मिलके इस स्टेप को इनहिबिट करती हैं. For which it has a high affinity. It is well absorbed from GIT, extensively metabolized. वही बात लिखी हुई है कि pregnant women should receive supplementary folic acid when taking with the pyrimethamine. Adverse effects reported include anorexia, उसके अलावा एब्डोमिनल क्रैम्प्स, जीआईटी के सारे और सीएनएस के सारे इफेक्ट हैं. प्राइमेथोप्राइन जो है इसको प्राइमेथामाइन जो है इसको सिनर्जिस्टिकली देंगे हम सल्फाडॉक्सिन के साथ, जब एडिटिव इफेक्ट होगा इससे दोनों, और इसको कॉम्बिनेशन को फैंसी डार्क कहते हैं. ये बहुत कॉमनली यूज होती है. फैंसी डार्क की जितनी टैबलेट्स होती हैं वो इकट्ठी खा ली जाती हैं, तो ये इनहिबिट करती है लेकिन फॉलिक एसिड मेटाबॉलिज्म को. सल्फाडॉक्सिन इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन. ये जो सल्फाडॉक्सिन है, द कॉम्बिनेशन इज चीफली यूज्ड विद क्विनीन टू ट्रीट acute attacks of malaria caused by susceptible strains of Plasmodium falciparum. अच्छा, ये थोड़ी सी इन्होंने बताई हुई है, ये एक दो आखिरी स्लाइड है इसकी. इसमें बताया हुआ है कि artesunate and artemether are soluble derivatives of artemisinin. They act against the blood including sexual forms of plasmodia, यानी वो गैमेट्स वगैरह के ऊपर ये एक्ट करेगी. एंड मे आल्सो रिड्यूस ट्रांसमिसिबिलिटी, गैमेट्स वगैरह पर अफेक्ट करेगी ताकि ट्रांसमिशन ना हो इसकी. Artesunates and artemether are rapidly effective in severe and multi-drug resistant malaria. ये दोनों ड्रग्स इंट्रावेनसली देंगे तो मलेरिया के अंदर ये सारी फॉर्म्स के अगेंस्ट ये इफेक्टिव है. डॉक्सीसाइक्लिन जो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप से बिलोंग करती है, ये यूज कर रहे हैं फॉलिक एसिड फाल्सीपेरम मलेरिया के अंदर इन कॉन्जुगेशन विद क्विनीन या क्विनिडीन, allowing a shorter and better tolerance course of quinine. फिर ये एक ड्रग का बताया हुआ है, रायामेट. ये टैबलेट्स हैं जिनमें आर्टीमेथर एंड ल्यूमीफेंट्रीन, ये दो कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स, और ये बच्चों में भी यूज हो रही है ड्रग. 5 kg से या उससे ज्यादा वेट वाले जो बच्चे होते हैं, जब भी डोज मेंटेन करते हैं तो उसके लिए वेट भी देख लेते हैं. अब मलेरिया प्रेगनेंसी में क्या करेगा, उसके फीटस को क्या अफेक्ट करेगा, और अगर वो पैदा हो गया न्यू बॉर्न है तो उसको क्या अफेक्ट करेगा. प्रेगनेंसी में ये सारे बताए हुए हैं कि एनीमिया हो सकता है, फीवर हो सकता है, सेरिब्रल मलेरिया, ये वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम करता है जिसको सेरिब्रल मलेरिया कहते हैं. इसका इफेक्ट ज़्यादा सीएनएस पर होता है. हाइपोग्लाइसीमिया कर देगा, प्यूरपेरल सेप्सिस, ये जेनिटल एरियाज के ऊपर हो जाते हैं. मोर्टेलिटी कर सकता है, फीटस के अंदर अबॉर्शंस कर सकता है. फीटस के अगर प्रेग्नेंट वुमेन को है तो उसका फीटस अबॉर्ट हो सकता है.
कंजेनिटली कोई एबनॉर्मेलिटी, कोई इन्फेक्शंस कर सकता है, स्टिल बर्थ कर सकता है, और अगर वो पैदा हो गया तो उसकी ग्रोथ वगैरह को अफेक्ट करेगा, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ नहीं होगी, उसकी रिटार्ड हो जाएगी, मोर्टेलिटी रेट ज्यादा हो जाएगा। कोई इसमें कोई क्वेश्चन, कोई पूछना हो कोई चीज? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है जो आरबीसीज को डिस्ट्रक्ट करने से, उनको टूटने से बचाता है। ये उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है, आरबीसीज के अंदर होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें जेनेटिकली कुदरती तौर पर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। इसका बायोकेमिस्ट्री में होता है, इनको कहते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। जब ये एंजाइम नहीं होता तो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है उनके अंदर आरबीसी की, ठीक है। आरबीसी उनके अंदर, और वो हिमोलिटिक एनीमिया हो जाता है, यानी आरबीसी के टूटना। एनीमिया में क्या होता है कि आपके आरबीसी कम होते हैं, तो हिमोलिटिक होगा कि आपकी रेड ब्लड सेल्स खुद ही टूट रहे हैं, जिसकी वजह से आपका एनीमिया हो गया है, ठीक है। अब हम ब्लड टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि ड्रग जो है वो अफेक्ट कर रही थी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज के ऊपर, एंजाइम के ऊपर। तो जिन पेशेंट्स को पहले ही डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कम होगा तो उनके आरबीसी ब्रेक करेंगे, और ये जो ड्रग थी इसका भी एक इफेक्ट ये कि ये आरबीसी को, नॉर्मल आरबीसी को भी ब्रेक करने की कोशिश करती है। तो हम चेक कर लेते हैं कि कहीं इनको है तो नहीं, क्योंकि अगर ड्रग भी दे देंगे और नॉर्मली भी वो आरबीसी ब्रेक करें तो वो फिर क्या होगा कि उनके अंदर सीवियर किस्म की आरबीसी डेफिशिएंसी हो जाएगी। हाँ, ठीक है। ये मैंने सुबह तो ये पढ़ा दिया था, आपको बता देती हूँ। एमीबिएसिस ये अगला पैरासाइट है, एमीबिएसिस कॉज करता है, ये इन्फेक्शन करता है। इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक ट्रोफोजॉइड फॉर्म होती है और एक सिस्ट फॉर्म में ही होता है। ट्रोफोसाइड ऐसे लीव की तरह का, पत्ते की शेप का होता है, मेरे ख्याल में ये वो ट्रोफोसाइड्स ही हैं, लंबे लंबे से ऐसे जरा होंगे, ये वाला ट्रोफोसाइट्स, और इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है। जो इसकी सिस्ट फॉर्म है ये इन्फेक्शियस फॉर्म है, यानी ये जो जब हम कोई वाटर फूड जो कंटेमिनेटेड होती है, जहाँ पर सिस्ट होती है, ये वो अपने इंजेस्ट कर ले, कोई गंदा पानी पी लिया, कोई फूड ऐसे खा ली जिसके अंदर इस पैरासाइट की सिस्ट फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रही थी वहां पर, तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है, ये इन्फेक्शियस फॉर्म है इसकी। और ये जो सिस्ट है ये, इसको क्या कहते हैं, इस ये एमीबिएसिस इन्फेक्शन है, और ये कौन कॉज कर रहा है, एंट एमीबा हिस्टोलेटिका, ई इसका कहते हैं। ये वैसे बेसिकली ये सारे माइक्रोबायोलॉजी में ये पढ़ाए जाते हैं, पैरासाइट्स, ठीक है। ये जो है प्रोटोजोआ, ये है एंटेमीबा हिस्टोलेटिका, जो ये एमीबिएसिस कॉज कर रहा है। ये क्या, किस तरह हो रही है कि इंजेस्टेड एंड पास्ड हो रही है सिस्ट कहाँ पर, कोलोन में, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। और वहां ये सिस्ट ट्रोफोजॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। इसकी दो फॉर्म्स हैं, एक इन्फेक्शियस और एक नॉन इन्फेक्शियस। सिस्ट जो है वो हमने जब इंजेस्ट कर ली थ्रू फूड और वाटर, तो वो क्या होगी, वो सिस्ट बॉडी के अंदर चलेगी और इन्फेक्शन कॉज करेगी। और जब ये कोलोन में जाकर बैठ जाएगी तो ये ट्रोफोजॉइड फॉर्म में होगी, वहाँ ये नॉन इन्फेक्शियस होगी। फिर ये स्टूल के थ्रू जो है ये दोबारा फीसिस में निकल आएगी और फिर से पानी को कंटेमिनेट कर देगी, और वहां पर जो फॉर्म होगी वो सिस्ट फॉर्म होगी। ये एक साइकिल है इसका, सिस्ट से ट्रोफोजॉइड, ट्रोफोजॉइड से दोबारा सिस्ट। बॉवल ल्यूमेन एमीबिएसिस इज एन एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन। इसका क्या होगा, एक तो ल्यूमेन यानी जो आपने देखा है कि कोलोन जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन, और जो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो एक ट्यूब की तरह की होती है, ठीक है। तो ल्यूमिन उसके ऊपर ही ऊपर की सतह पे, जब अंदर होलो जगह जो होती है उसकी गोल से जो हॉलो जगह होती है उसके अंदर ये रह रही है, ठीक है। बॉवल ल्यूमेन एमीबिएसिस ये एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन है, इससे कोई इन्फेक्शन सिम्टम्स नहीं आ रहे इस इन्फेक्शन के। ट्रीटमेंट इसका इज डायरेक्टली एट इरेडिकेटिंग द सिस्ट। हमारा मकसद जो भी ड्रग दे रहे हैं वो ये कि अगर ये हो गया है तो हमें क्या है कि अब सिस्ट को जो है वो निकालना है, इरेडिकेट, साफ करना है वहां से। तो डायलोऑक्सिनाइड फ्यूरोएट ये ड्रग का नाम है जो यूज कर रहे हैं। उसके अलावा ये ड्रग ऑफ चॉइस है। उसके अलावा एडोक्विनोल और पैरोमोमाइसिन इज समटाइम्स यूज्ड, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस आपको एक आनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। वो डायलोऑक्सिनाइड फ्यूरोएट, ये ड्रग याद रखना, बस इतना काफी है। सिस्ट जो है उसकी न्यूक्लियस होते हैं,
इसके में हमें 4 न्यूक्लियस होते हैं सिस्ट के अंदर। इसका मैं इसकी भी पिक्चर लगा दूंगी। और ट्रोफोजॉइट्स जो होते हैं वो नॉन इन्फेक्शियस इसकी फॉर्म है। सिस्ट के थ्रू ये बॉडी में चला जाता है, इंजेस्ट होकर, कंटेमिनेटेड वाटर पी लिया, कोई फीसिस थी जिनमें से वाटर गुजरा है, फूड गंदी खा ली है और सिस्ट चला गया। अब ये इन्फेक्शियस फॉर्म में आ जाएगा। पहले इन्फेक्शियस फॉर्म में था और फिर नॉन इन्फेक्शियस हो जाएगा और फिर इस सिस्ट की फॉर्म में ट्रोफोजॉइड निकल जाएंगे और दोबारा सिस्ट फॉर्म में बन जाएंगे। Paromymomycin is an aminoglycoside antibiotic that is not significantly absorbed from the GIT. It is used for luminar amebicide and has no effect against extra-interstitial amoebic infection. The small amount absorbed is slowly excreted unchanged. The drug may accumulate with the renal insufficiencies and control renal toxicity कर देगी। Paromymosine is an effective luminar amebicide. Amebicides जहाँ पर CID लग जाए ना, CIDE, वो होता है किलिंग करना, स्टैटिक होता है उसको रोक देना। अब जब आप आगे एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे उसमें दो चीजें पढ़ेंगे, स्टैटिक ड्रग्स कौन सी हैं और सीडल ड्रग्स कौन से हैं। सीडल होंगी किल कर देंगी और स्टैटिक उसकी ग्रोथ को वही रोक देंगी। तो ये जो है ये एमीबीसाइड सेडल ड्रग है that appears to have similar efficacy and probable less toxic than other agents. ये जरा less toxic है ड्रग। टिश्यू इन्वेडिंग, अब ये टिश्यूज के अंदर, वो तो वहीं पर कोलोन के ऊपर था, ये आखिरी बस स्लाइड है। जो टिश्यूज के अंदर चले जाएंगे वो डायसेंट्री, हिपैटिक एमीबेसिस, लिवर के अंदर एब्सेस बना देंगे। और इसका क्या है, सिस्टेमिकली एक्टिव ड्रग टिश्यू एमीबीसाइड इफेक्टिव अगेंस्ट। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मेट्रोनिडाजोल ड्रग है। मेट्रोनिडाजोल भी देंगे, जितने भी डेंगू वगैरह हो जाते हैं उनमें मेट्रोनिडाजोल देते हैं। मेट्रोनिडाजोल का कमर्शियल नेम क्या है, किसी को पता है? बहुत कॉमन यूज करते हैं। किसी ने फ्लैजल पिए कभी? यस मैम। फ्लैजल, और इसका सिरप भी होता है। तो फ्लैजल क्या, इसका सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट होता है, अगर आपको कभी भी कुछ सिनेरियो आ जाए इस तरह का कि एक पेशेंट है, उसके जो सारे जीआईटी के मसले चल रहे थे तो उसने फ्लैजल ले लिया, नहीं उसने ड्रग ले ली है, ठीक है। अब वो ड्रग जो है वो मेटेलिक टेस्ट कर रही है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो फ्लैजल या मेट्रोनिडाजोल को आप आराम से टिक कर दें। ये वह ड्रग है जिसका मेटेलिक टेस्ट होता है, यानी पेशेंट को मेटेलिक टेस्ट चेंज हो जाता है, उसकी टेस्ट सेंसेशन खराब हो जाती है। In severe cases of amoebic dysentery, tetracycline lessens the risk of opportunistic infection. इनके अंदर जो opportunistic infection, peritonitis वगैरह हो जाता है, उनको ये जो ड्रग इफेक्टिव है, ये टेट्रासाइक्लिन जो है ये इफेक्टिव है, इसके सिम्टम्स कम कर देती है। कोई क्वेश्चन इन पर? ये बहुत रटने वाली चीजें हैं। पैरासाइटोलॉजी अगर माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़े तो बहुत रट्टा था, बहुत ज्यादा। लेकिन आपसे कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि मलेरिया की स्टेजेस लिख दें। ये आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ड्रग कौन सी है, मलेरिया एंटी मलेरियल ड्रग्स कौन सी है, उनके इफेक्ट्स क्या है। सबके जीआईटी इफेक्ट थे, सबके सीएनएस इफेक्ट थे, और उसमें एक ये बताया हुआ है कि कौन सी ड्रग किस स्टेप पर इफेक्ट कर रही है, बस। ये आपको ये जो पूरा पाथवे बताया था, मीरोजाइड, स्पोरोजाइड्स, मीरोजाइड्स, फिर मीरोजाइड से गेमिटोसाइड, ये नहीं पूछेंगे, ये माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन किसी का हो? नो मैम। फॉलिक एसिड के टैबलेट्स दे देने चाहिए, क्योंकि अगर वो एंटी मलेरियल ड्रग्स आप यूज कर रहे हैं तो वो क्या कहते हैं, फॉलिक एसिड की जो वो पाथवे था उसका जहाँ पर डीएनए सिंथेसिस हो रही थी, उनको वो इनहिबिट कर रहे थे। वो फिर जो जब वो एंजाइम्स इनहिबिट कर देते ना, तो फिर पूरा पाथवे नहीं होता, ठीक है। तो फॉलिक एसिड फिर यूटिलाइज नहीं होता बॉडी में, फॉलिक एसिड नहीं बन पाता बेसिकली, उन ड्रग्स की वजह से फॉलिक एसिड नहीं बन रहा। तो हम साथ फॉलिक एसिड बनाने के लिए उसकी टैबलेट्स दे देते हैं प्रेगनेंसी में खास तौर पर, क्योंकि वहां पर फॉलिक एसिड की बहुत ज़रूरत होती है। नॉर्मली भी प्रेगनेंसी में देते हैं टैबलेट शुरू में, और बाद में भी फिर अगर ये ड्रग दे रहे हैं तो उसके साथ याद रखें कि प्रेगनेंसी में देनी है। चलिए बस यहीं तक आपका ठीक है। ये इसको साथ के साथ रट्टा लगाएं
इसमें समझने का असल में ये नहीं कि ड्रग के नाम खुद बंद करने पड़ते हैं। बाकी आपके एमसीक्यूज होंगे, इंशाल्लाह आसान होगा, कोई इतना वो नहीं है। आप लोग का ऑन कैंपस हो रहा है? कल तो स्ट्राइक चल रही थी कि ऑफ कैंपस में कुछ हो रहा था ना। अब इस दफा नहीं किया। मैंने सुना था कि सिर्फ इनका मिड टर्म हो रहा है, बाकी लोगों का तो हो चुका है सबका। इस तो आप लोग का बहुत पीछे है। तो उनका मिड टर्म कैसे हुआ था? अच्छा, ये नहीं कर रहे ऑनलाइन, क्यों? अच्छा। चलिए, अल्लाह करे आप लोग का एग्जाम पास हो। आप लोग हर भाई मुझे स्टूडेंट्स कहते थे बहुत मुश्किल है उसकी वो ड्रग्स करनी। मेन मेन ड्रग्स याद करें करें, मेन मेन जो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज जाती है। आर्ट सब्जेक्ट्स ही ज़्यादा है। नर्सिंग वाले भी इसी तरह, ये मैं हैरान हुई जब मैं एमफिल में नर्सिंग वाले भी थे, वहाँ एमफिल कर रहे थे, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि नर्सिंग इतना एफर्ट करनी पड़ती है। उनके भी बहुत सब्जेक्ट थे, ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट सब्जेक्ट्स तो बहुत ज़्यादा है। फिर आप इतना फिर आप बड़ा टाइम ही नहीं मिलता। एनुअल सेमेस्टर में भी एनुअल जो होता है उसमें बंदा बैठा रहता है आखिर तक। कहाँ पे? अच्छा, वहाँ पर एनुअल है। हाँ, उनका तो एनुअल है। हम्म। इसलिए आप लोग ये कोशिश करें जब भी मिड हो जाए तो फिर ना आप दें टेस्ट, ठीक है। बेशक आप लोग इस तरह कर ले कि एंटी फंगल एक दफ़ा पढ़ के अच्छी तरह से स्लाइड्स वगैरह उसका दे दें, फिर उसके बाद एंटी वायरल, एंटी मलेरियल, उनका अलग अलग दें, ताकि जब आपका फाइनल हो तो इतना बर्डन ना पड़े। यस मैम, ये ठीक है। करके, क्योंकि ये गलती शुरू में की है कि अगर जीआईटी की ड्रग खत्म हुई तो उसको खत्म पहले करना था। फिर थायराइड की उस जो क्विज के लिए बैठे रहे ना और मिड टर्म के लिए बैठे रहे, जब जब आपका हो खत्म, बेशक आप लोग ऑन मुझे जो है इन क्लास तो नहीं अब ले सकते ना, क्योंकि मैंने आगे पढ़ाना भी होता है, टाइम ड्यूरेशन भी कम है। तो आप लोग ऐसा किया, अब तो खैर ये गुजर गया, लेकिन फाइनल्स के लिए आप लोग बेशक आप जब कहें मैं क्वेश्चन बनाऊंगी। इससे फायदा क्या होगा कि जो क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो वही क्वेश्चन, अब एमसीक्यू बंदा इतने तो नहीं बना सकता, जो है उन्हीं के अंदर से बनेंगे। ठीक है, फिर बंदे को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि मैंने इस क्वेश्चन में ये लिखना है, या अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो मुझे फायदा आप लोग को ये है। बार बार जितने टेस्ट है उतना ज्यादा फायदा होता है। तो जो सब्जेक्ट आपको बेशक इंडिविजुअली जो स्टूडेंट विलिंग है आकर बेशक टेस्ट देते, मैं उनको बना दूंगी, वो बैठ के कर लिया करें। ये नहीं कि असेसमेंट हो रही है तो जी हमारे नंबर कम आ जाएंगे, फाइनल्स के लिए आपको फायदा होगा। अभी ये आप लोग को एक फायदा है कि जब यानी मिड वाला फाइनल में ना आए। असल में इधर जो लोग होते हैं ना उनको थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम होता है। वो बात निकल जाती है। आपकी कौन थी, मिस हेमन थी?
अच्छा, अभी असल में ना मैं भी ये उनका सिलेबस बहुत ज्यादा है, जो ए बैच है बहुत ज्यादा, उनका भी यही इशू है कि उनके बहुत ज्यादा है। और ये जो कैटजम बुक के अंदर से बने हुए हैं, ये लिपिन कॉर्ड तो वो छोटी, वो पहले स्टूडेंट्स आपको वो मिस अस्मा के पढ़ाए थे, तो तब भी आप कहते ये तो डॉक्टर खुरम के लेक्चर्स हैं। लेकिन मसला पता है क्या है, मुझे जो लगता है, मुझे लगता है कि उन्होंने जो मुझे कहा कि मैंने तो कैटजन और उससे बनाए हैं, अब वो है पीएचडी। ठीक है, जब आप एमफिल कर रहे हो, जब आप पीएचडी करते हो, एमफिल में आपको एक ही सब्जेक्ट तो पढ़ना है, आपने उसी से रिलेटेड सब कुछ पढ़ना है, आपने वही रिसर्च में भी अपना वही लाना है, हर जगह आप पेपर जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ रहे हैं। तो जाहिर है आपका नॉलेज जब आप एमफिल पीएचडी के लेवल पर होता है, तो फिर एक स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट वाला नॉलेज आप उसको नहीं दे सकते। अब मैं आपको स्लाइड्स पढ़ाऊंगी, आपने पढ़ लेनी है स्लाइड्स, लेकिन आपने और सब्जेक्ट भी तो करने, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर आप फिर वो नहीं कर सकते। इवन एक है जो आप ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी वगैरह है, इधर एक दो मेरे रिलेटिव्स हैं, तो वो कहते हैं जी हम इतनी स्लाइड्स पढ़ रहे हैं, उनको वो भी मुश्किल लग रहा है। तो जाहिर है वो स्लाइड्स इसलिए देते हैं कि वो सर ने कहा कि मैं ओवरव्यू देता हूँ, आप इन्हें कहें बुक्स वगैरह पढ़ें। अब बुक्स पढ़ने के लिए तो मैं पूरा साल हो। फिर वो स्लाइड्स, आप इतने भी टाइम नहीं बचता कि बंदा स्लाइड्स पढ़ ले, कितनी स्लाइड्स, हर लेक्चर की 30 से तो ज्यादा स्लाइड्स है। तो आप लोग पढ़ें, अच्छा पढ़ें, लेकिन ये है कि आप लोग थोड़ा पढ़ें ताकि मुझे धक्का ना लगाना पड़े पीछे से। पास करने के लिए कोशिश करें कि पास हो जाए, पहली अटेम्प्ट में सब निकल जाए। मिस एमन की आपकी जो पिछले साल आप लोग के सब निकल गए थे बैच में, कोई फेल नहीं हुआ था, सारे निकल गए थे। चलो अल्लाह करे इस दफा भी निकल जाए। आपके आपके मुश्किल मुश्किल पेपर बनाओ ताकि आसान वाला जो आखिरी वाला आपको हलवा लगे। तैयारी हो जाती है। फाइनल्स में आपके एमसीक्यूज थे खाली? और फाइनल्स कैसे होते हैं, उसमें भी एमसीक्यू? एनुअल में भी स्टूडेंट बैठा रहता है आखिर में तैयारी करूंगा, आपको वो लग रहा है कि एनुअल बहुत अच्छा है। एनुअल में तो सेमेस्टर में पता ही नहीं चलता, टाइम गुजर जाता है, एनुअल में बहुत टाइम होता है लेकिन पढ़ते ही नहीं है, दोनों तरह से। चलिए स्टूडेंट, कोई क्वेश्चन पूछने हैं आपको? नो मैम। थैंक यू। अपना तैयारी कर लिया, एमसीक्यूज भी होंगे आपके जो मिड होगा। मैम सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज होंगे मिड के? मिड के आपके 25 एमसीक्यूज होंगे मोस्ट प्रोबेबली। अगर 30 हुआ है तो फिर मैं उनसे पूछ लूंगी, मुझे मैडम ने कह दिया कि 40 से 50 मार्क्स का पेपर होना चाहिए, तो अगर 25 हुए तो फिर 2 नंबर का एक एमसीक्यू कर देंगे। मैम एमसीक्यूज ही रहने दे, क्वेश्चन अभी रहने दे, हम लोगों का फार्मा मेन सब्जेक्ट हुआ है तो हम लोग वैसे ही पढ़ लेंगे स्लाइड, तो एमसीक्यूज ही रहने दे उसके बस। क्या रहने दो उसमें से? मतलब एमसीक्यूज ही रहने दे बस सिनेरियो बेस्ड ना। ठीक है, एमसीक्यूज होंगे खाली। चले आप दो स्टूडेंट्स अपने नाम मुझे मैसेज कर दें, ठीक है? आपके एमसीक्यूज होंगे। थैंक यू जी। थैंक यू मैम। ओके जी।